बाढ़ बारिश से पूरे देश के हालात बिगड़े हुए हैं। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। इसी से जुड़ी हम आपको 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। बाढ़ बारिश से तबाही की खबरें देश के कई इलाकों में देखने को मिली हैं। कई नदियां देश में उफान पर हैं। वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली। दशाश्वमेध घाट पर बढ़ते जलस्तर की वजह से छत पर श्रद्धालुओं ने गंगा आरती की। वहीं गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण अलग अलग इलाकों में जलभराव देखने को मिला। हिमाचल में भी नदियां उफान पर हैं। यूपी के मुरादाबाद में भी कई इलाकों में जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिली। हिमाचल में ड्रोन से ली गई मंदाकिनी की ये तस्वीरें नदियों के उफान की कहानी को बयां कर रही हैं। हिमाचल में बादल फटने के बाद से लापता 2 लोगों के शवों को भी बरामद किया गया है। 31 जुलाई की रात को रचना अपने गांव से बादल फटने के बाद लापता हो गई थी। ऐसे में रचना का शव बरामद किया गया है। वहीं प्रीतिका उर्फ मुस्कान की भी डीएनए की मदद से पहचान की गई है। बाढ़ बारिश के कारण कर्नाटक के कारवार में भी पुल ढहने की तस्वीरें सामने आई हैं। और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अगर हम दुनिया के दूसरे देशों की बात करें, वहां पर भी बाढ़ और बारिश का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। यमन में पिछले कई दिनों से हालात बहुत बुरे बने हुए हैं और बाढ़ की वजह से 30 लोगों की मौत हो गई है यमन में। ये रिपोर्ट देखिए। यमन में पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है। बारिश की वजह से यहां 30 लोगों की मौत हो गई। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। ऐसे में सैकड़ों लोग विस्थापित हो गए हैं। जिन इलाकों में बारिश हुई है वो यमन के दक्षिण में मौजूद हैं। इस इलाके का नाम हुदैदा है। बाढ़ की वजह से यहां कम से कम 500 लोग विस्थापित हुए हैं। बाढ़ की वजह से 5 लोग भी लापता हैं। यमन में हुदैदा और उत्तर पूर्व का शहर हज़ा बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। यमन में इन दिनों सीजनल बारिश हो रही है। यमन में बारिश का मौसम मार्च के आखिर में शुरू होता है और जुलाई और अगस्त के बीच तक तेज हो जाती है। यमन में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय कार्यालय ने बुधवार को बताया कि तेज शहर के मकबना जिले में शुक्रवार को आई बाढ़ में 15 लोगों की मौत हुई। इस दौरान और भी नुकसान हुए। बाढ़ का पानी अपने साथ मानो सब कुछ बहा ले गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर जम्मू कश्मीर में अब चुनाव की आहट सुनाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तमाम राजनीतिक दलों के साथ आज बैठक करने वाला है। इसी से जुड़ी आपको 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की टीम 8 से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों की श्रीनगर में राजनीतिक दलों से मुलाकात होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू जम्मू कश्मीर में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि सितंबर के आखिर तक राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आ रहा है, वो सबसे बात करेगा और फिर ये हुकूमती हिंदुस्तान के साथ बात करके तारीख मुकर्रर करेंगे। ये खुद तारीख मुकर्रर नहीं कर सकते। इस बीच बीजेपी ने जम्मू में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर पार्टी को आदेश जारी किया है कि वो चुनाव की तैयारियां शुरू करे। नेताओं से कहा गया है कि वो समाज के भीतर गहराई तक पहुंचने के लिए जिला स्तर पर भी टीमें गठित कर प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूरी कर लें। इससे बीजेपी के लक्ष्यों का रोड मैप तय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर ईरान और इजरायल के बीच सिचुएशन टेंस्ड है। इस बीच ईरान की तरफ से बदले का ऐलान कर दिया गया है। ड्रिल और हथियारों का प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा है कि क्या इजरायल को रौंदने की ताकत ईरान की सेना में है। रिपोर्ट देखिए। ईरान, इजरायल और पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अगले 24 से 48 घंटे बेहद अहम हो सकते हैं, क्योंकि अगले 1 से 2 दिनों में ईरान इजरायल पर हमला कर सकता है। राजधानी तेहरान में 31 जुलाई को हुए हमास के मुखिया इस्माइल खानिये की हत्या से गुस्साए ईरान ने इजरायल को सबक सिखाने की धमकी दे रखी है। कल ही हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अब तक के अपने हमले का वीडियो जारी किया था। इस संभावित हमले को देखते हुए इजरायल के मित्र देशों ने खाड़ी में अपनी जंगी हथियारों को तैनात करना शुरू कर दिया है। कई देशों के मध्यस्थता और बातचीत के बावजूद फिलहाल ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ये माना जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त जंग का मोर्चा खोल सकता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने भी G7 देशों को इस संभावित हमले को लेकर आगाह किया है। हालांकि ब्लिंकन ने हमले की टाइमिंग को लेकर कोई सटीक जानकारी खोने से इनकार किया है। वहीं इजरायल का भी दावा है कि वो ईरान और उसके पिछू देशों के हमले के लिए पूरी तरह तैयार है।
और आज लोकसभा में वक्फ एक्ट संशोधन बिल पेश करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। जहां पीएम नरेंद्र मोदी इस बिल को पेश करने की तैयारी में है, तो वहीं इस बिल के पेश होने से पहले ही सियासत शुरू हो चुकी है और विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया। इसी से जुड़ी आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए। भारतीय जनता पार्टी जो जनता के हित में जो निर्णय करती है उसको लागू करती है। सरकार ने वक्फ कानून में बदलाव का इरादा जाहिर कर दिया है। आज लोकसभा में वक्फ कानून में बदलाव का बिल पेश होने वाला है। वैसे भी मोदी सरकार के लिए अगस्त बड़े फैसलों वाला महीना रहा है। आर्टिकल 370 हटाना हो या फिर राम मंदिर बनवाना, मोदी सरकार ने ये दोनों बड़े फैसले इसी महीने में किए। एक बार फिर से ये रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए अब वक्फ बोर्ड में बदलाव की तैयारी है। उम्मीदों के मुताबिक सियासत छिड़ना वाजिब था, वो भी ऐसा ही रहा है। मुस्लिम वोट बैंक के लिए मोदी विरोधी खड़े हो गए हैं। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है कि वो शुरू से वक्फ प्रॉपर्टीज को और वक्फ बोर्ड को खत्म करने की कोशिशें करती रही। सरकार को भी पहले से ही सियासी संग्राम का एहसास था, इसलिए सरकार ने इस पर पूरा होमवर्क किया। सरकार ने पिछले 2 महीने में करीब 70 बैठकें की। बैठकों में वक्फ बोर्ड के नुमाइंदों से बात की गई, मुस्लिम जमात के बुद्धिजीवियों से भी राय मशवरा किया गया। संकेत ये है कि सरकार ने अपने सहयोगियों को भी साथ लिया है। बावजूद इसके संसद में सहमति नहीं बनी तो बिल संयुक्त समिति में भेजा जा सकता है, लेकिन अब सरकार पीछे हटने वाली नहीं, बड़े और कड़े फैसले पर अमल करने वाली है। वो केवल ध्रुवीकरण करके हिंदू मुसलमान करके अपनी राजनीति सेकना चाहती है। मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आज़ादी के अधिकार हैं या उनके स्वतंत्र जो अधिकार हैं, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। वक्फ क्यों है? वक्फ इसलिए है कि दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के उत्थान के लिए बनाया गया वक्फ था और उसका कोई सदुपयोग नहीं हुआ है, दुरुपयोग ही हुआ है सन 47 से आज तक। यानी बदलाव की शुरुआत विरोधियों को रास नहीं आ रहा, जिसे रोकने के लिए साजिशें भी शुरू हो चुकी हैं। जिन मुसलमानों के वोटों की फसल काटने के लिए इंडिया अलायंस वक्फ बोर्ड में संशोधन का विरोध कर रहा है, उन्हीं मुसलमानों के बड़े संगठन सरकार के साथ आ चुके हैं। इमाम एसोसिएशन और सूफी काउंसिल ने कह दिया अब वो वक्त आ चुका है जब वक्फ में बदलाव जरूरी है। हालांकि मैदान में मोदी विरोधी धर्मगुरु अभी भी मौजूद हैं। सरकार के सामने समय अनुसार अगर अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि समय की ज़रूरत होती है। तो उस पर किसी तरह का विरोध करना या उस पर राजनीति करना, मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं समझते कि इसमें किसी किस्म के कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत थी। ऑलरेडी वक्फ बोर्ड्स पूरे मुल्क में अपना काम कर रहे हैं और ये प्रॉपर्टीज़ एज़ पर इस्लामिक लॉ लोगों ने वक्फ की हुई हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या मुसलमानों में इस मुद्दे पर दोफाड़ हो गई है और विपक्ष क्यों इसे हिंदू मुसलमान का रंग दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।